हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे सर्वनाम। सर्वनाम का टॉपिक आज का हमारा देखो, सर्वनाम। सर्व का अर्थ होता है सभी, और नाम जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो संज्ञा है, किसी के भी नाम को संज्ञा कहते हैं। तो नाम होती है कोई भी संज्ञा, और सर्व मीन सभी। तो सर्वनाम की डेफिनेशन क्या होगी? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जितनी भी संज्ञाएं हैं उनके स्थान पर जो शब्द हम प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन होगी हमारी, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे राम मेरा मित्र है। यहाँ राम किसी का नाम है यानी कि संज्ञा है। वह हमारी कक्षा का मॉनिटर है। तो कौन है मॉनिटर? राम। राम हमारी कक्षा का मॉनिटर है, ऐसे लिखेंगे तो एक ही वर्ड बार बार रिपीट होगा। तो ये रिपीटिशन रोकने के लिए एक ही संज्ञा को बार बार प्रयोग ना करें हर वाक्य में, इसलिए उसकी जगह सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ राम की जगह क्या लगा दिया? वह हमारी कक्षा का मॉनिटर है। तो संज्ञा था राम, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द हमने प्रयोग किया वो क्या है? सर्वनाम। क्लियर है? अब देखिए, मूल सर्वनाम जो होते हैं वो होते हैं 11। मूल सर्वनाम क्या होते हैं? जिनसे अन्य सर्वनामों की उत्पत्ति होती है। मूल सर्वनाम 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ये 11 सर्वनाम जो हम मूल सर्वनाम हैं, और इन्हीं से बाकी जितने भी सर्वनाम हैं वो बनते हैं। इन्हीं से बाकी सर्वनामों की उत्पत्ति हुई है। कैसे? इनके साथ अगर हम कारकीय चिन्ह लगाते, कारक हमने किया था, जैसे कर्ता के चिन्ह ने, से, को, शून्य, कर्म, को, ऐसे ही अगर ये चिन्ह इनके साथ हम लगा देंगे ना तो वो यौगिक सर्वनाम बन जाएंगे। मूल सर्वनामों के साथ जब कारकीय चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो वो यौगिक सर्वनाम बन जाते हैं। मूल सर्वनाम मैंने बताया 11 है, अगर उनके साथ हम कारकीय चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो वो बन जाएंगे यौगिक सर्वनाम। जैसे मैं है, मैं के साथ ने लगा दिया, मैंने, ए लगाया, मुझे, मुझको, या रा रे री लगा दिया, मेरा, मेरे, मेरी, और मैं का बहुवचन हो जाएगा हम, हमें, हमको, हमारा, हमारे, हमारी। ऐसे ही तू, तूने, तुझे, तुझको, तुम, तुम्हें। ऐसे जब हम मूल सर्वनामों के साथ कारकीय चिन्ह लगाएंगे तो वो यौगिक सर्वनाम बन जाएंगे। अब देखिए, सर्वनाम में संबोधन कारक नहीं होता। जो सर्वनाम होते हैं, कारकीय चिन्ह लगाए हमने मूल सर्वनाम के साथ तो यौगिक सर्वनाम बना दिए। अब इनके साथ हम सभी कारकों के चिन्ह लगा सकते हैं सिवाय संबोधन कारक के। संबोधन कारक का चिन्ह नहीं लगता, संबोधन कारक सर्वनाम में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सर्वनाम के द्वारा किसी को संबोधित नहीं किया जा सकता। भी अगर हमें किसी को संबोधित करना है, बुलाना है, पुकारना है, तो हम उसके नाम से ही तो उसको बुलाएंगे, सर्वनाम से नहीं। जैसे हमें राम को बुलाना, राम इधर आ, क्या हम ऐसे बोल सकते हैं वह इधर आ? तो सर्वनाम जो है उसमें संबोधन कारक के अलावा बाकी सभी कारकों के चिन्ह लगाकर हम यौगिक सर्वनाम बना सकते हैं। सिर्फ संबोधन कारक ऐसा होता है जिसका प्रयोग सर्वनाम में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम किसी को भी सर्वनाम से संबोधित नहीं कर सकते। देखो बेटा, अब हम करेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। 6 भेद हैं सर्वनाम के, जिसमें फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए तथा अन्य स्त्री पुरुष या किसी प्राणी के लिए किया जाता है या के स्थान पर किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले के लिए किया जाता है, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ। सुनने वाले के लिए, जैसे आप सुन रहे हैं। किसी अन्य के लिए, अगर मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, हम दोनों बात कर रहे हैं और किसी तीसरे की बात कर रहे हैं,
तो 3 के लिए यूज होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए और किसी अन्य, उसमें वो स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है या कोई प्राणी भी हो सकता है। ओके, तो ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैंने तुम्हारी पुस्तक उसको दे दी। बोलने वाला अपने लिए क्या यूज़ कर रहा है? मैंने, यानी कि मैंने जो है बोलने वाले के लिए यूज़ हुआ है। तो जो सबसे पहला है, सबसे पहले जो सबसे श्रेष्ठ अपने आप को बोलने वाला ही समझेगा। तो बोलने वाला है सबसे पहले नंबर 1 पर, उसको हम कहेंगे उत्तम पुरुष। फिर सुनने वाला आएगा दूसरे नंबर पर। उस सुनने वाला जैसे तुम्हारी, जिससे बात कर रहा है उससे कह रहा है मैंने तुम्हारी पुस्तक उसे दे दी, तो सुनने वाला है तुम्हारी, यानी कि सुनने वाले के लिए ये हो जाएगा दूसरे नंबर वाला मध्यम पुरुष। ठीक है, उसको दे दी है, किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया कोई अन्य व्यक्ति है जिसकी बात कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के इस तरह से 3 भेद हो जाएंगे। जो बोलने वाला है नंबर 1 वो हो जाएगा उत्तम पुरुष, जो सुनने वाला है नंबर 2 वो होगा मध्यम पुरुष, और किसी तीसरे की अन्य की बात कर रहे हैं तो वो है अन्य पुरुष। तो इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम के हमारे 3 भेद हो गए। सबसे पहला उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैंने बताया कि बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए और किसी अन्य के लिए यूज़ होता है। तो जो बोलने वाले के लिए यूज़ हो रहा है वो क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। यही डेफिनेशन में किया अभी हमने। एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखिए मैं, कौन कौन से होंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम? मैं, हम, या इनके साथ कार के चिन्ह लगाने से जो बनेंगे मैं से, जैसे मैंने, मेरा, और हमसे हमारा, और हम सब। ये हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है। जैसे मैं आज नहीं आ सकता इसलिए मैंने फ़ोन किया। मैं और मैंने अपने लिए यूज़ किए हैं, तो ये है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर बहुवचन में है तो हम आज नहीं आ सकते इसलिए हमने फ़ोन किया, तो हम और हमने, ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगर बोलने वाला अकेला है तो वो अपने लिए मैं यूज़ करेगा, और वो ज़्यादा है तो हम या हम सब यूज़ करेगा। तो बोलने वाला जो अपने लिए यूज़ करेगा वो क्या होंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड हमारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सबसे पहले बोलने वाला अपने लिए कर रहा है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड, बोलने वाला जो उसके सामने उसको सुन रहा है उसके लिए अगर किसी सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है तो होगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, वो हमारे सामने है, हमें सुन रहा है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? तू या तुम या फिर आप, ऐसे बोलेंगे। सामने वाले के लिए तो हम यही यूज़ कर सकते हैं। और इनके साथ कार के चिन्ह लगाकर जितने भी सर्वनाम बनेंगे, जैसे तुम क्या कर रहे हो, या तुमने खाना खा लिया, या आप कहाँ गए थे, आपने ऐसा किया, तो सुनने वाले के लिए यही वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम, तू, तुम और आप। और इनके साथ कार के चिन्ह बनाकर जितने भी सर्वनाम बनते हैं वो सब किस में आएंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में। जैसे तू, तुम, आप और आप सब, अगर ज़्यादा है तो आप सब का प्रयोग कर लेंगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमने कार्य पूरा कर लिया, सुनने वाले के लिए यूज़ किए ये वर्ड बोलने वाले ने। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने अपना कार्य कर लिया, तो तुम और तुमने मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि ये सुनने वाले के लिए यूज़ हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य नाम से पता लग रहा है किसी अन्य के लिए यूज़ हो रहा है, ना तो सुनने वाले के लिए, ना बोलना तो बोलने वाले के लिए और ना सुनने वाले के लिए। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला न तो स्वयं के लिए कर रहा है और न ही सुनने वाले के लिए करता है, बल्कि किसी अन्य के लिए करता है, तो वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
तो देखिए अब जैसे यह, ये, वह, वे आदि। अब हम दो बात कर रहे हैं, जैसे मैं बात कर रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं। अगर हम किसी और की बात करेंगे, अगर वो एक है पास है, तो हम कह देंगे यह क्या कर रहा है, या यह ऐसा व्यक्ति है। ज़्यादा है तो ये, कोई दूर है तो हम उसको बोल देंगे कि वह क्या कर रहा है, ठीक है। और ज़्यादा है तो वे कहाँ जा रहे हैं। तो बोलने वाला बात कर रहा है, सुनने वाला सुन रहा है, लेकिन बात किसकी कर रहे हैं, किसी अन्य की कर रहे हैं, किसी तीसरे की कर रहे हैं। देखो भैया अब इसके एग्जाम्पल देखिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के। देखो उसे गाना नहीं आता, फिर भी वह गाए जा रहा है। उसे गाना नहीं आता, फिर भी वह गाए जा रहा है। उसे किससे बना है, ये वह से, वह या उसे, वह गाए जा रहा है। ये क्या है, किसी तीसरे के लिए यूज़ हो रहे हैं। जो बोलने वाला है सामने वाले को बता रहा है कि उसे गाना नहीं आता, फिर भी वह गाए जा रहा है, यानी किसी अन्य के लिए यूज़ किया, तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। निश्चय का अर्थ होता है निश्चित के बारे में बताने वाला। निश्चय यानी कि निश्चित, और वाचक बताने वाला। तो निश्चयवाचक का अर्थ होगा निश्चित के बारे में बताने वाला। निश्चयवाचक। निश्चयवाचक। निश्चयवाचक का अर्थ होता है निश्चित के बारे में बताने वाला। ऐसे सर्वनाम जो किसी पास या दूर के निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पदार्थ की ओर संकेत करें, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। संकेतवाचक इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी चीज़ की ओर संकेत, इशारा किया जाता है किसी निश्चित चीज़ के बारे में, जिससे हमें ये पता लगे कि हाँ ये निश्चित चीज़ है, इसी की बात हो रही है। वहाँ कोई डाउट ना हो कि इसकी बात हो रही है किसी और की, और ये निश्चित के बारे में पता लगता है, इसलिए इसको निश्चयवाचक सर्वनाम और इशारा किया जाता है, संकेत किया जाता है, या संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके हमने दो भेद होते हैं। एक होता है निकटवर्ती यह, ये, यानी कि अगर पास की चीज़ है तो उसके लिए यूज़ करेंगे यह और ये। एक वचन है तो यह, बहुवचन है तो ये। तो पास है इसलिए उसको निकटवर्ती बोलेंगे। अगर दूर है तो दूर के लिए एक वचन के लिए वह, और बहुवचन के लिए वे। तो दूर है तो दूरवर्ती, और निकट है तो निकटवर्ती। तो निकटवर्ती कौन से हैं, यह, ये, और दूरवर्ती वह, वे। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से हुए, यह, ये और वह, वे। अब यह, ये और वह, वे हम पहले भी पढ़ चुके हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आते हैं ये, और निश्चयवाचक सर्वनाम में। यहाँ इनकी पहचान करनी पड़ेगी। देखो मैंने नोट लिखा है, यह और वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी प्रयोग होते हैं और निश्चयवाचक सर्वनाम में भी। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, देखो यह मेरा पेन है, वह पेड़ लंबा है। तो यहाँ यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक निश्चित चीज़ की तरफ इशारा किया गया है। देखो यहाँ किसी निश्चित चीज़ की तरफ इशारा किया गया है। यह मेरा पेन है, बिल्कुल उस पेन निश्चित है वो कि इसी पेन की बात हो रही है, यह मेरा पेन है, या वह पेड़ लंबा है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। और यहाँ देखो आजकल यह कुछ खाता पीता नहीं है। बोलने वाला सुनने वाले से कह रहा है किसी तीसरी व्यक्ति के बारे में कि आजकल यह कुछ खाता पीता नहीं है, इसलिए ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। क्योंकि यहाँ किसी तीसरे की बात हो रही है, यहाँ संकेत नहीं किया जा रहा है। वह एक बार फिर से दौड़ में प्रथम आया। यहाँ भी बोलने वाला सुनने वाले को बता रहा है किसी तीसरे के बारे में कि इस बार भी वह प्रथम आया। तो यहाँ भी यह और वह का यूज़ हुआ, लेकिन यहाँ यह और वह किसी तीसरे व्यक्ति के लिए यूज़ हुए हैं,
इसलिए ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। और यहाँ किसी चीज़ की तरफ संकेत किया जा रहा है, इसलिए किसी निश्चित वस्तु के तरफ संकेत किया जा रहा है, इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ये डिफरेंस है, यह और वह दोनों में यूज़ होता है, निश्चयवाचक और अन्य पुरुषवाचक में, लेकिन उनमें डिफरेंस वाक्य के अकॉर्डिंग आपको पता करना होगा। देखो तीसरा भेद है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, घटना का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सेकंड में हमने पढ़ा था निश्चयवाचक में निश्चित का बोध हो रहा था, लेकिन यहाँ अनिश्चयवाचक यानी कि जो निश्चित का बोध ना कराए उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? कोई, कुछ, किसी, सब आदि, ये हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कोई तुम्हें पुकार रहा है। कोई, कौन पुकार रहा है ये निश्चित नहीं है। यहाँ कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि पक्का नहीं पता, कोई तो पुकारा, ये नहीं पता कौन पुकार रहा है। दूध में कुछ गिर गया, कुछ तो गिरा है लेकिन निश्चित नहीं है क्या गिरा है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी ने मेरा पेन चुरा लिया, पेन तो चुराया गया लेकिन किसने चुराया पक्का नहीं पता है, किसी ने, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सब इस काम को नहीं कर सकते, सब इस काम को नहीं कर सकते, मतलब पक्का ये नहीं पता कौन है वो सब, कौन नहीं कर सकते। तो यहाँ निश्चित का बोध नहीं हो रहा, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे नाम से पता लग रहा है, वाचक मीन बताने वाला, संबंध संबंध को बताने वाला। जिन सर्वनामों से दो बातों का संबंध प्रकट होता है अथवा जो प्रधान वाक्यों से आश्रित वाक्यों का संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। या ये इन वाक्यों में दो सर्वनाम आते हैं जो एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से दिखाते हैं। देखो जैसे कौन से होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम? जो, सो, या आजकल पहले जो सो का प्रयोग किया जाता था, आजकल सो की जगह वह का प्रयोग भी कर देते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, या जो करेगा वह भरेगा, सो की जगह वह भी प्रयोग कर देते हैं। या जो नाच रही वह सुमित की चाची है, तो जो वह, यहाँ संबंध दिखा गया, जो नाच रही वह सुमित की चाची है। तो इन दोनों वाक्यों का आपस में संबंध दिखा रहा है कौन? जो, वह। या जो करेगा सो भरेगा, यहाँ भी जो, सो आपस में प्रधान उपवाक्य से आश्रित उपवाक्य का संबंध दिखा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये जिसकी और उसकी, जो, सो का ही रूप आ गया। जो का रूप जिसकी, जो की, ठीक है, और सो यानी कि वह, उसकी, तो ये जो, सो का रूप आ गया। इसमें जिस, जो से जिसकी और सो से उसकी। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये क्या है? जिसकी, उसकी, जो, सो, जो, वह, ये हैं संबंधवाचक सर्वनाम जो एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध दिखाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे कौन, क्या, किसने, किससे, कब, कौन सा, जिनसे भी प्रश्न पूछने का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, बाहर कौन खड़ा है, प्रश्न पूछने का बोध किससे हो रहा है? कौन, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और जिस भी वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम आ जाएगा उसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। आपने क्या खाया है, जो क्या है वो निर्जीव के लिए यूज़ होता है। जिस प्रश्न में क्या आएगा वहाँ आंसर निर्जीव वस्तु होगी। कौन, सजीव के लिए। तुम किससे बात कर रहे हो, किससे। तुम दिल्ली कब जाओगे, कब, ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम जिनसे प्रश्न पूछने का बोध होता है। नेक्स्ट हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक, निज मीन होता है अपना, निज मीन अपना, यानी कि
कर्ता जो अपने लिए यूज़ करता है। देखो वे सर्वनाम जिनका प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए, स्वयं यानी कि अपने लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे स्वयं, आप, अपने आप, स्वतः, खुद, आप ही आप आदि, ये हैं निजवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल देखिए, मम्मी स्वयं खाना पका रही है। स्वयं यानी कि अपने आप। ये जो निजवाचक सर्वनाम है इनका अर्थ ये अपने आप निकलता है। देखो मम्मी स्वयं खाना पका रही है, स्वयं यानी कि अपने आप पका रही है, तो स्वयं निजवाचक सर्वनाम। मैं अपना काम आप कर लूँगा, आप कर लूँगा यानी कि अपने आप स्वयं कर लूँगा। या मैं खुद ही आ गया, खुद आ गया यानी कि अपने आप अपने लिए ही आ गया। तो ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता। जैसे संज्ञा है, लड़का पुल्लिंग है, लड़की स्त्रीलिंग, हमें अलग से पता लग रहा है। लेकिन जो सर्वनाम है उसका अपना कोई लिंग नहीं होता। इसके लिंग का निर्धारण क्रियापद से होता है। जो वाक्य में क्रिया होती है उससे लिंग का निर्धारण होता है। जैसे मैं घर जाना चाहता हूँ, यहाँ मैं सर्वनाम है और यहाँ भी मैं है। क्या पता लग रहा है कौन सा मैं पुल्लिंग और कौन सा स्त्रीलिंग? नहीं। क्रिया से कैसे पता लगेगा? मैं घर जाना चाहता हूँ, चाहता हूँ यानी कि पुल्लिंग है यहाँ। मैं घर जाना चाहती हूँ, क्रिया है चाहती हूँ, ये तो यहाँ मैं स्त्रीलिंग है। तो क्रिया से पता लगा मैं कि ये कौन सर्वनाम कौन सा पुल्लिंग और कौन सा स्त्रीलिंग है। यानी कि सर्वनाम का अपना लिंग नहीं होता, क्रियापद से पता लगता है। वह अच्छा गीत गाती है, गाती है इसलिए हमें पता है कि वह लड़की है। वह अच्छा बोलता है, क्रिया से पता लगा कि यहाँ वह पुल्लिंग के लिए यूज हुआ है और यहाँ स्त्रीलिंग के लिए। तो सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता, उसके लिंग का निर्धारण किससे होता है? क्रियापद से होता है। अभी हमने निजवाचक सर्वनाम किया जिसमें हमने आप का प्रयोग किया, और उससे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आप का प्रयोग हुआ था। तो जो आप सर्वनाम है उसका प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। उसकी पहचान कैसे करेंगे? देखो आप सर्वनाम का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे आप कहाँ से आ रहे हैं। अगर आप सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जा रहा है तो वहाँ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है आप कहाँ से आ रहे हैं यानी कि जो सामने है उससे पूछा जा रहा है, सुनने वाले के लिए प्रयोग किया है, तो यहाँ आप है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं आप चला जाऊँगा। यहाँ आप का प्रयोग जैसा कि निजवाचक सर्वनाम में मैंने बताया था, कर्ता स्वयं के लिए करता है। जैसे मैं आप चला जाऊँगा अपने लिए ही किया है, तो यहाँ निजवाचक सर्वनाम है। तो आपका प्रयोग दो सर्वनाम में होता है। पहचान कैसे करेंगे कि अगर सुनने वाले के लिए यूज़ हो रहा है तो वहाँ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, और कर्ता के लिए यूज़ हो रहा है तो निजवाचक सर्वनाम है। अब ये थे हमारे सर्वनाम के 6 भेद। इसके अलावा 2 सर्वनाम और माने गए हैं, पुनरुक्त सर्वनाम और संयुक्त सर्वनाम। पुनरुक्त सर्वनाम कौन से होते हैं? जब एक जैसे 2 सर्वनाम इकट्ठे प्रयोग में आते हैं तो उन्हें पुनरुक्त सर्वनाम कहते हैं। यानी कि किसी वाक्य में एक ही सर्वनाम इकट्ठा 2 बार आया है, एक जैसे 2 सर्वनाम इकट्ठे प्रयोग में आते हैं तो पुनरुक्त सर्वनाम कहलाता है। और तब उनके अर्थ में कुछ ना कुछ विशिष्टता होती है। जब 2 सर्वनाम इकट्ठे आते हैं एक जैसे, तो उनके अर्थ में भी कोई विशिष्टता होती है। जैसे जो आता है उसे बैठाओ, तो यहाँ जो सर्वनाम 2 बार आ गया, एक जैसे 2 सर्वनाम आए हैं, तो ये क्या है? पुनरुक्त, यानी कि दोबारा से उक्ति, एक ही सर्वनाम की दोबारा से उक्ति हुई है, 2 बार आया है, इसलिए पुनरुक्त सर्वनाम। अब कुछ याद आने लगा है, कुछ पुनरुक्त सर्वनाम। दिल्ली कौन कौन जाएगा, कौन कौन, एक जैसे 2 सर्वनाम इकट्ठे आए हैं, कोई ना कोई इस काम को करेगा, कोई ना कोई। तो जब 2 एक जैसे सर्वनाम इकट्ठे आते हैं तो वो पुनरुक्त सर्वनाम है। और नेक्स्ट है संयुक्त सर्वनाम।
संयुक्त यानी कि जैसे संयुक्त व्यंजन है, दो व्यंजनों से मिलकर बने, ऐसे यहाँ दो सर्वनाम होंगे अलग अलग। पुनरुक्त में दो सर्वनाम एक जैसे थे, यहाँ दो सर्वनाम आए हैं लेकिन वो अलग अलग हैं। जब दो भिन्न सर्वनाम इकट्ठे प्रयोग में आते हैं तो उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो कोई आए उसे पकड़ लो, जो कोई, दो सर्वनाम आए हैं, इकट्ठे दो सर्वनाम हैं लेकिन अलग अलग हैं, तो ये संयुक्त सर्वनाम है। जो कुछ मिले रख लो, जो कुछ, दो अलग अलग सर्वनाम आए हैं, संयुक्त सर्वनाम। कोई कुछ तो लेकर आएगा, कोई कुछ, यहाँ भी दो सर्वनाम हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं, तो ये है संयुक्त सर्वनाम। ये था हमारा सर्वनाम का टॉपिक। इसकी प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी हिंदी की बुक लेंगे, उसमें सर्वनाम जब छाट कर देखेंगे, हर तरह के सर्वनाम मिलेंगे आपको, तभी इसकी पहचान होगी, तभी इसकी प्रैक्टिस होगी। तो अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू।